सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के 1 से लगा के 6 तक के क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो के पार्ट 1 में करा चुका हूं, उससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा। 1 से लगा के मजा नहीं आया भाई। हेलो फ्रेंड, मैं हूं विनीत कुमार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के आंकिक प्रश्न कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के 1 से लगा के 6 तक के क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं एक वीडियो के पार्ट 1 में करा चुका हूं। उससे आगे क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में एक कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 संधारित्र हैं। एक तो है 2 पिकोफैरेड, दूसरा है 3 पिकोफैरेड और चौथा है 4 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्र हैं। उन्हें हमें क्या है, पार्श्व क्रम में जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि पार्श्व क्रम बोलते हैं समांतर क्रम को। वीडियो के पार्ट 1 मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल में फॉर्मूले लगने वाले हैं उन्हें मैंने आपको चैप्टर वीडियो के पार्ट 1 में समझा चुका हूं। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें 3 संधारित्र हैं। C1 का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 पिकोफैरेड। C2 का जो मान है वो दिया हुआ है 3 पिकोफैरेड और C3 का जो मान है वो है 4 पिकोफैरेड। ये 3 संधारित्र हैं और आपस में क्या है, पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए। पहला क्वेश्चन तो ये दिया हुआ है कि जो संयोजन है इसकी धारिता कितनी है, यानी कि कुल संधारित्र की धारिता कितनी होगी वो हमें निकालना है। तो यहां लिखेंगे C1, C2, यहां पर A नंबर डाल देंगे। C1, C2 व C3 को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, पार्श्व क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, हमें इसकी तुल्य धारिता निकालनी है। तुल्य धारिता मान ली हमने कि C है, तो फॉर्मूला है इसका C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फॉर्मूला है पार्श्व क्रम का। अगर इस समान श्रेणी क्रम होता तो फॉर्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 का मान लगा देंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, जुड़ हो जाएगा 9। 4 3 7 और 2 9। 9 पिकोफैरेड की टोटल संधारित्र यानी कि सही संधारिता होगी इसकी। जो पहला वाला आंसर आ गया वो आ गया 9 पिकोफैरेड। अब आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण बोलते हैं सप्लाई से, अगर हम इसको जो क्रम बनेगा अगर उसको हम क्या करें 100 वोल्ट के संभरण या सप्लाई से जोड़ देते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर ये श्रेणी क्रम होता तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं लेकिन आवेश की मात्रा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होता है, आवेश की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, यानी कि जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो हमें ये देखना है कि C1 में कितना आवेश गया, C2 में कितना आवेश गया और C3 में कितना आवेश गया। सभी के लिए जो V का मान होगा वो क्या होगा, 100 ही होगा। तो ये 9 पिकोफैरेड है जिसका कुल संधारित्र निकल गया, कुल धारिता है इसकी। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में इसके कि C1 में कितना विभव है। तो यहां लिख लेंगे C1 में आवेश। C1 में हमें आवेश की मात्रा निकालनी है। तो C1 का जो मान है वो 2 पिकोफैरेड है। अब 2 पिकोफैरेड को हम चेंज करेंगे फेरेड में, तो यहां करेंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 12 फेरेड। अगर हम पिकोफैरेड को फेरेड बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 12 से। और V का जो मान होगा वो कितना है, 100 वोल्ट। V का मान 100 वोल्ट है। अब हमें क्या निकालना है, Q, जिसे हम मान लेंगे Q1। तो जो फॉर्मूला वो क्या है, Q बराबर CV। तो यहां भी 1 कर लेंगे और यहां भी 1 कर लेंगे। तो C1 की जो वैल्यू कितनी है वो 2 गुणा 10 की घात माइनस 12 और गुणा में V की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 12। 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो पहले वाले संधारित्र में जो होगा वो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम का आवेश होगा। इस तरह हम क्या करेंगे, C2 में आवेश निकालेंगे। C2 में कितनी आवेश की मात्रा होगी, तो V का मान तो इसके लिए भी क्या होगा, समान ही होगा। तो यहां लिख लेंगे C2 बराबर Q2
Q2 बराबर C2V। तो C2 का जो मान है वो 3 पिको फैरेड है, तो इसे लिख लेंगे हम 3 गुणा 10 की घात -12, और V का जो मान है वो 100 होगा, तो 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2, तो ये आएगा 3 गुणा 10 की घात -10। तो दूसरे वाले संधारित्र में 3 गुणा 10 की घात -10 कूलाम का आवेश होगा। इसी प्रकार हम तीसरे वाले में देखेंगे, तो यहां लिख लेंगे C3 में, तो C3 में कितना होगा, Q3 बराबर C3 का मान कितना है 4 पिको फैरेड, तो 4 गुणा 10 की घात -12। फिर V का मान लगा देंगे, V का मान हमारा 100 है, और 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2, तो 4 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो तीसरे वाले संधारित्र में 4 गुणा 10 की घात -10 कूलाम का आवेश होगा। तो इस तरह से आपको केवल क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जो आवेश की मात्रा होती है वो प्रत्येक संधारित्र पर क्या होती है, संधारित्र के हिसाब से, जितना संधारित्र होगा उसी हिसाब से अलग अलग बढ़ जाती है। लेकिन वोल्टेज होते हैं, जो विभवांतर होते हैं, वो नहीं बढ़ते। अगर श्रेणी क्रम होता है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है, आवेश की मात्रा नहीं बढ़ती, लेकिन जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, संधारित्र के हिसाब से अलग अलग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है पट्टिकाओं के बीच वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 6 गुणा 10 की घात -3। तो क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से, तो ए का मान है 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। आगे दिया हुआ है पट्टिकाओं के जो बीच की दूरी है वो क्या है, 3 मिलीमीटर है, तो दूरी को हम लिखेंगे डी से, और डी का मान है 3 मिलीमीटर। अब हम क्या करेंगे, मिलीमीटर को जब मीटर बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -3 से, तो ये इतना मीटर बन जाएगा। आगे दिया हुआ है संधारित्र की धारिता क्या है, इसकी हमें धारिता निकालनी है, तो पहले हम इसकी धारिता निकाल लेंगे। तो धारिता को लिखते हैं हम C से, तो हमें C का मान निकालना है। तो सूत्र है इसका C बराबर ε0A बटे D। ε0 का मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। ए का जो मान है वो है 6 गुणा 10 की घात -3, और बटे डी का मान लगा देंगे 3 गुणा 10 की घात -3। अब 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 की इस वाले पद से गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, और गुणा में 10 की घात 12, ये वाली घात इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां बचेगा केवल 10 की घात 12। अब पॉइंट हम लगा लेंगे एक अंक के बाद, तो हो जाएगा 1.77 गुणा 10 की घात। अगर हम पॉइंट पीछे से आगे की साइड को लगाते हैं तो एक घात आती है प्लस की, जितने हम कदम चलेंगे उतनी घात प्लस की आएंगी। अगर हम पॉइंट आगे से पीछे की साइड को ले आएंगे तो घात आती है माइनस की, तो इसमें एक घात जब जुड़ेगी तो जाएगी -11। तो सी का जो मान आएगा वो आएगा 1.77 गुणा 10 की घात -11 फैरेड। और फैरेड जो है वो क्या है, संधारित्र का मात्रक है, धारिता का मात्रक है। तो इसी के आगे दिया हुआ है धारिता को ज्ञात कीजिए, धारिता हमने निकाल दी। इसकी आगे दिया हुआ है यदि इस संधारित्र को जो है वो अगर हम 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ देते हैं तो धारिता पर, प्रत्येक धारिता पर कितना आवेश होगा वो हमें निकालना है। तो इसमें V का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 100 वोल्ट, यानी कि हमें क्या करना है, इस धारिता को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ना है, और प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा वो हमें निकालना है, यानी Q का मान निकालना है। तो Q बराबर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र क्या है इसका, Q बराबर CV, Q बराबर CV, C की जगह C का मान लगाएंगे 1.77 गुणा 10 की घात -11, और गुणा में V का मान लगा देंगे 100 वोल्ट। तो 1.77 गुणा 10 की घात -11, 100 को हम लिख लेंगे 10 की घात 2, तो जाएगा 1.77 गुणा 10 की घात -9। इतने कूलाम का जो आवेश होगा वो होगा प्रत्येक संधारित्र पर। प्रत्येक संधारित्र की जो अमात्रा होगी वो कितनी होगी, 1.77 गुणा 10 की घात -9 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कितना खास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 की हेल्प से सोल्व होगा। हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा है, जो एग्जाम में इस बार आया हुआ भी है। क्वेश्चन है कि 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है, तो ये C का मान हो जाएगा, C बराबर 12 पिको फैरेड। अब पिको फैरेड को हम फैरेड बनाएंगे तो इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -12 से, तो आएगा C बराबर 12 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। अब इसको क्या करा उन्होंने, 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो V का मान हो जाएगा 50 वोल्ट, V का मान हो जाएगा 50 वोल्ट।
संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी, हमें ऊर्जा की मात्रा निकालनी है, तो इसको हम लिखेंगे यू से। तो यू बराबर हमें निकालना है, तो फॉर्मूला है यू बराबर 1/2 CV²। इस वाले क्वेश्चन पर आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो u बराबर 1/2 सी की जगह हम सी का मान लगाएंगे 12 गुणा 10 की घात -12, v की जगह v का मान लगाएंगे 50 और हम 50 का कर देंगे वर्ग। तो 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 6 बार 6 गुणा 10 की घात -12। 50 का हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2500। अब 25 की गुणा हम 6 से करेंगे तो 25 का 150, तो 150 और 2 जीरो हम ऐसे ही लगा देंगे और गुणा में 10 की घात -12। तो ये ले लेंगे 1.5 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4 लिख लेंगे और 10 की घात -12। तो ये होगा 1.5 गुणा 10 की घात -8 जूल। तो इतनी ऊर्जा जो है वो संधारित्र में क्या होगी, संचित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 200 वोल्टेज सप्लाई से हमने क्या करा है 600 पिकोफैरेड के एक संधारित्र को जोड़ दिया है। फिर इसको क्या करा, इसे सप्लाई से हटा दिया, यानी पहले जोड़ा और फिर इसे क्या कर दिया, हटा दिया, तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित जिसमें आवेश नहीं है उसे बोलेंगे अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया। अब इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा की हानि हुई है वो हमें निकालनी है। तो प्रारंभ में जो वोल्टेज दिए हुए हैं परिपथ को वो दिए हुए हैं 200 वोल्ट। इसे मान लेंगे V1 बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट। V1 का मान हो जाएगा 600 पिकोफैरेड का संधारित्र है, इसे हम मान लेंगे C1 बराबर 600 पिकोफैरेड। इसे पिकोफैरेड को चेंज कर लेंगे तो 600 गुणा 10 की घात -12 इतने फैरेड हो जाएगा। अब प्रारंभ में कितनी ऊर्जा है वो हमें निकालनी है, तो यहां लिख लेंगे प्रारंभ में ऊर्जा कितनी है मान लेंगे हम U1। तो U1 का मान हम पहले निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला है U बराबर 1/2 CV²। यहां लिख लेंगे C1 और यहां लिख लेंगे U1, उसे लिख लेंगे V1। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 गुणा 10 की घात -12 और V1 की जो वैल्यू है वो है 200 और 200 का हम कर देंगे वर्ग, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 300 गुणा 10 की घात -12, 200 का वर्ग कर देंगे तो आएगा 4000। तो ये हो जाएगा 3 की गुणा 4 से करेंगे तो 3 चौक 12, 2 जीरो और 4 जीरो मिलकर जाएंगे 6 जीरो, तो इसके पीछे हम 6 जीरो लगा देंगे और गुणा में है 10 की घात -12। अब 12 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5 6, इसलिए लिखेंगे 12 गुणा 10 की घात 6 और गुणा में है 10 की घात -12। तो यह होगा 12 गुणा 10 की घात -6। तो प्रारंभ में जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी 12 गुणा 10 की घात -6 जूल। ये ऊर्जा तब होगी जब हमने इसे कोई दूसरा अनावेशित संधारित्र नहीं जोड़ा है, तब प्रारंभ में ऊर्जा इसकी इतनी होगी। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है, इसे हमने क्या करा, पहले संधारित्र को सप्लाई से जोड़ा, सप्लाई से फिर क्या करा वियोजित कर दिया यानी कि हटा दिया, तथा एक अन्य संधारित्र जो 600 पिकोफैरेड का ही है यानी कि C1 का मान भी 600 है और C2 मान भी कितना है 600 है। तो U1 का जो मान निकल गया उसे हम साइड में लिख लेते हैं 12 गुणा 10 की घात -6। ये हमारे क्या है प्रारंभ में इतनी ऊर्जा। अब हम क्या करेंगे, C2 का मान कितना है, C2 का मान हमें दिया हुआ है 600, C2 का मान हम 600 ही लेंगे, तो 600 को हमने चेंज कर लिया 600 गुणा 10 की घात -12, ये हो जाएगा C2 का मान। आज हम एक तो हमारे पास आवेशित संधारित्र है और दूसरा क्या है अनावेशित संधारित्र है। तो जब दोनों का आपस में मिला कर रखते हैं तो वोल्टेज की भी हानि होती है और ऊर्जा की भी हानि होती है। तो वोल्टेज कितने हैं ये हम पहले निकाल लेते हैं कि वोल्टेज हमारे नए वोल्टेज कितने हैं। तो नए वोल्टेज निकालने क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर CV। यहां से हम क्या करेंगे V की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा V बराबर Q/C, ये हो जाएगा। अब Q की जगह लिख लेंगे हम Q1, क्योंकि पहला वाला आवेश कितना है Q1, दूसरा आवेश हो जाएगा Q2, इन्हें जोड़ के लिख देंगे Q1 प्लस Q2, दोनों को प्लस कर लेंगे। ऐसे हमारे प्रारंभ में जो संधारित्र था वो कितना था C1, दूसरा कितना था C2, तो C1 प्लस C2। अब Q का मान हमने नहीं है, हम क्या करेंगे Q बराबर लगा लेंगे CV, यानी Q1 की जगह लगा लेंगे C1V1 और Q2 की जगह लगा लेंगे हम C2V2। ये वाला मान हम यहां लगा देंगे, तो यहां से V2 का मान निकल कर जाएगा। प्रारंभ में कितने वोल्टेज थे
200। अब कितने होंगे वो हमें निकालना है। तो Q1 की जो वैल्यू है वो लगा देंगे हम C1V1 प्लस Q2 की वैल्यू लगा देंगे C2V2, यानी हमने V2 पहले लिख लिया तो यहाँ V लिख लेते हैं, तो हो जाएगा C2V2 बटे C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू कितनी है 600, V1 की वैल्यू कितनी थी शुरू में, 600 गुणा 10 की घात माइनस के 12 है, और गुणा में V1 की जो वैल्यू है वो कितनी थी 200, तो यहां पर हम 200 लगा देंगे। C2 और V2 की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी 0, क्योंकि मैं बाद वाले वोल्टेज पता नहीं इसलिए हम क्या लगा देंगे इसकी जगह 0 लगा देंगे। अब C1 का जो मान है, C1 का मान कितना है 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, और C2 मान कितना है 600 गुणा 10 की घात माइनस 12, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों की इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, 12,000, यानी कि 12 के पीछे 4 जीरो लगा देंगे, और गुणा में 10 की घात माइनस के 12, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 6 6 12 हो जाएगा, इनके पीछे भी 4 जीरो लगा देंगे, और गुणा में 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा V, 6 और 6 12, तो ये आएगा 1200, सॉरी मिस्टेक हो गया था, 1200 गुणा 10 की घात माइनस के 12। अब ये वाली घात इससे कट जाएंगी, ये 2 जीरो इस वाले 2 जीरो से कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1200 बटे नीचे बचेगा 12, 12 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो प्रारंभ में वोल्टेज कितने 200, लेकिन अब कितने हो जाएंगे 100। अब कितने वोल्ट हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसे अनावेशित किया है, एक तो संधारित्र आवेशित वाला है और एक है अनावेशित वाला। जब दोनों को मिलाकर रखेंगे तो वोल्टेज की और ऊर्जा की तो हानि होनी है। तो वोल्टेज कितना हो गया हमारे पास 100 वोल्ट, जो नए वाले वोल्टेज है वो कितना हो गए 100 हो गए। अब हम निकालेंगे अब ऊर्जा कितनी है, यानी कि अब ऊर्जा कितनी है वो हमें निकालनी है। उसके लिए हम फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, U बराबर 1/2 CV²। अब U की जगह लिख लेंगे हम U2, तो U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C, और C की जगह लिखेंगे हम C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों हमने संधारित्रों को आपस में जोड़ दिया है। तो U बराबर 1/2 CV का मान कितना है हमारे पास V²। अब इनके मान लगा देंगे 1/2 C1 C2 का मान कितना है 600 प्लस 600, जोड़ के जो निकल कर आया था इसका मान वो आया था 1200, यहां लगा देंगे 1200 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और V की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 100, और हम यहां पर कर देंगे 100 का वर्ग। अब 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, तो 600 गुणा 10 की घात माइनस 12 गुणा ये हो जाएगा 10,000, तो 600 को लिख लेंगे हम 6 गुणा 10 की घात 2, और गुणा में 10 की घात माइनस 12, इसको हम लिख लेंगे 10 की घात 4, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस 12, और गुणा में 10 की घात 4 और 2 6, तो आएगा 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल। यानी कि प्रारंभ में जो ऊर्जा थी वो कितनी थी 12 गुणा 10 की घात माइनस के 6, अब कितनी होगी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो हानि कितनी हुई है वो हमें निकालनी है। तो हानि हम कैसे निकालेंगे, प्रारंभ वाली ऊर्जा में से हम क्या करेंगे दूसरी वाली ऊर्जा को माइनस कर देंगे, तो यहां लिखेंगे ऊर्जा में हानि बराबर U1 माइनस U2। तो U1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 12 गुणा 10 की घात माइनस है, और U2 की जो वैल्यू निकल आई है वो आई है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो 12 से 6 घटा देंगे। अब जो घाते वाली संख्या होती है उन्हें घटाने का ये नियम होता है, अगर घाते बराबर हैं तो ही ये घट सकती है जुड़ सकती है, अगर घाते बराबर नहीं होती तो ये संख्या ना तो जुड़ती है ना ही घटती है। तो फिर हम क्या करेंगे, घाते हमारे पास बराबर है तो 12 से हम 6 घटाएंगे तो बचेगा 6, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस के 6 जूल की जो होगी वो क्या होगी हानि होगी। तो इसी के साथ जो एनसीईआरटी की बुक के जो न्यूमेरिकल है वो मैंने आपको करा दी है। अब मैं आपको क्या करूंगा, कुमार मित्तल किताब के जो कुमार मित्तल बुक थी उसके हम क्या कराएंगे न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी वाले न्यूमेरिकल तो आते हैं लेकिन कभी कभी डायग्राम वाले भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो हम डायग्राम वाले क्वेश्चन हम सीखेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने एक कुमार मित्तल वाली बुक से लिया हुआ है, ये चित्र वाला क्वेश्चन है। अब मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के सारे करा दिए हैं। अब हम देखेंगे कि चित्र वाला क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से सोल्व करना है। तो हम इसमें देखना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसमें केवल 2 ही क्रम है, जो चित्र वाले क्वेश्चन है वो 2 ही क्रम से होंगे, या तो श्रेणी क्रम से होंगे या फिर समांतर क्रम से होंगे। अब हमें क्या देखना है, अब हमने मान लिया कि जो आवेश है वो बिंदु ए से आया,
जो आवेश की मात्रा है वो बिंदु ए से आई, जब बिंदु ए से आएगी तो जितनी भी आवेश की मात्रा आएगी वो बिंदु ए में, मतलब 4 माइक्रोफेरेड का आवेश लगा हुआ इसके अंदर जाएगी। और जब इस वाले बिंदु पर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कुछ आवेश की मात्रा ऊपर जाएगी और कुछ जाएगी नीचे की तरफ। तो जहां से आवेश बढ़ जाता है तो वहां क्या होता है, समांतर क्रम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम शुरू हो जाएगा। अब जो आवेश गया इस वाले संधारित्र में उतना ही गया होगा इस वाले में। तो जब आवेश की मात्रा बराबर बराबर जाती है तो वहां क्या होता है, श्रेणी क्रम। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो इसे हम C1 मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे C2 और ये हो जाएगा C3। तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो यहां लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इनकी धारिता मान लिया हमने कि C डैश है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। C1 का मान है 8, तो 1/8 प्लस 1/8, दोनों का लैसे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो 2/8, 2 से काट देंगे 4 बार तो हो जाएगा 1/4 और 1/C डैश। तो C डैश का जो मान निकल जाएगा वो आएगा 4 माइक्रोफेरेड, यानी ये वाला मान निकल जाएगा। अब इस वाले पद के साथ इसे ले लेंगे हम समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम जुड़ा हुआ है तो इसे लिख लेंगे C डैश व C3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम को कहते हैं पार्श्व क्रम भी कहते हैं। इसकी हमने धारिता मान ली कि C डबल डैश है, इस धारिता कितनी मानी हमने, C डबल डैश। अब क्या करेंगे, C डबल डैश है तो फॉर्मूला लगाएंगे C डबल डैश बराबर C डैश व C3। C डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4, और 4 प्लस ये कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 और 3, मतलब 8 और 3 8 और 4 12, ये हो जाएगा 12 माइक्रोफेरेड। 12 माइक्रोफेरेड का क्या हो जाएगा, ये संधारित्र हो जाएगा ये वाला मान। हमने पूरे जो ब्रैकेट बना हुआ है यानी जो परिपथ है इसका हमने संधारित्र निकाल दिया, वो कितना निकल गया है 12। अब इस वाले 12 के साथ और ये वाला जो 4 है और ये वाला जो 8 है, इनको हम जोड़ लेंगे केवल एक ही क्रम में, उसे हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। क्योंकि अगर हम इसको मिटाना चाहें तो ये इस तरह का बन जाएगा, ये हो जाएगा इस टाइप का। तो यहां हम 12 लिख सकते हैं। अब 4 और ये वाला पद और ये वाला पद इसको हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां लिखेंगे C, इसे हम मान लेंगे C4, इसे मान लेंगे हम C5। तो C4 कोमा C डबल डैश व C5 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अगर मैं श्रेणी क्रम जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता निकल आएगी। तो तुल्य धारिता को मान लेंगे हम C, कि C है इसकी तुल्य धारिता। अब 1/C बराबर 1/C4 प्लस 1/C डैश और प्लस 1/C5। अब C4 की जो वैल्यू वो कितनी है 4, 1/4 प्लस 1/12 और प्लस 1/8। इन सब का लैसे कितना आएगा, सबका लैस आ जाएगा 24। 6 के 4 से 24, तो यहाँ 4 के बारे में 6 बार आएगा 24, तो यहाँ 6 की गुणा कर देंगे और प्लस 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11/24। ये हो जाएगा 1/C का मान। हम इसको पलट देंगे तो C की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 24/11 माइक्रोफेरेड। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन, जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। उसमें देखना है कि श्रेणी क्रम कौन सा है और समांतर क्रम कौन सा है। तो श्रेणी क्रम जो शुरू होता है जहां पर आवेश की मात्रा नहीं बढ़ती वहां पर होता है समांतर श्रेणी क्रम, और जहां पर आवेश की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां क्या होता है, समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इस तरह का डायग्राम है। इसका हमें क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालना है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता कितनी है। अब यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का है, यहाँ 8, यहाँ 4, 12, 4 और 2 और 2। अब इसमें देखना है कि श्रेणी क्रम कहां पर है और समांतर क्रम कहां पर है। तो जहां से क्वेश्चन को आपको दिखाई देता है कि यहाँ से हम सोल्व कर सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ श्रेणी क्रम स्टार्ट है, समांतर क्रम स्टार्ट है, तो वहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे हम C1, इसे मान लेंगे C2 और इसे मान लेंगे C3। अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा है कि C1 के अंदर जितना आवेश आएगा उतना आवेश जाएगा C2 के अंदर, तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो हम C1 C2 को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो यहां हम लिख लेंगे कि C1 व C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में हमने इसकी धारिता मान ली कि क्या है, C डैश है, तो C डैश मान लेंगे। अब 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की जो वैल्यू है कितनी है, 1/6 अब प्लस 1/12, दोनों का लैसे कितना आएगा 12। 6 के बारे में 2 आएगा तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे,
और 12 का ना 12, तो हो जाएगा 3/12, 3 का ना 3 और 3 चौक 12, तो हो जाएगा 1/4, 1/c डैश। तो c डैश का जो मान निकल का आएगा वो आएगा 4 माइक्रोफेरेड। यानी हमने ये वाला पद भी क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद ध्यान से लेंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे c डैश व c3 कौन सी क्रम में है, समांतर क्रम में। हमने इसकी धारिता मान ली क्या है, c डबल डैश मान ली कि c डबल डैश है। हम क्या करेंगे, c डबल डैश जब हमने मान ली तो यहाँ पर लगाएंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला। तो c डैश बराबर c डैश प्लस c3। c डैश का मान कितना है 4 और 4 प्लस c3 का मान है 4, तो 4 4 हो जाएगा 8, तो ये आएगा 8 माइक्रोफेरेड। यानी हमने ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा क्या कर लिया, कंप्लीटली सोल्व कर लिया। अगर हम इसे मिटाना चाहें तो मिटा सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, इस तरह से यहाँ पर मिट जाएगा। और ये जो निकल का है, ये निकल का है 8, ये c डबल डैश का मान हो जाएगा 8, यहाँ हम c डबल डैश लिख सकते हैं। c डबल डैश में कितना जाएगा 8 माइक्रोफेरेड। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा c3 कंप्लीट हो गया। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं, ये कौन सी क्रम में है, इन्हें मान लेंगे हम c4, इसे मान लेंगे हम c5। तो c4 और c5 है समांतर क्रम में, तो यहाँ हम लिखेंगे c4 व c5 समांतर क्रम में है। और हमने इसकी धारिता मान ली कि c ट्रिपल डैश है, c ट्रिपल डैश। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का, तो c ट्रिपल डैश बराबर c4 प्लस c5। c4 का मान 2 और c5 का मान कितना है 2, तो 2 और 2 आएगा 4 माइक्रोफेरेड का जो मान निकल के आया वो है c ट्रिपल डैश का मान। यानी हमने ये वाले पद भी सोल्व कर ली। अगर हम चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से मिटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा c ट्रिपल डैश। c ट्रिपल डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4 माइक्रोफेरेड। c डबल डैश हमने निकाल लिया, c ट्रिपल डैश हमने निकाल लिया। अब इस वाले पद आपको दिखाई दे रहा है कौन से क्रम है, श्रेणी क्रम। तो हम दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे c ट्रिपल डैश, इसे मान लेंगे हम c6, ये c6 हो जाएगा। c ट्रिपल डैश व c6 ये कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब इसकी हमने धारिता मान ली ca या c4 डैश लिख सकते हैं, हमने ca मान लिया कि ca है। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 1/ca और 1/c ट्रिपल डैश और 1/c6। तो ट्रिपल डैश का जो मान निकल गया वो है 4 और c6 का मान कितना निकल गया हमारे पास, c6 का मान है 8, तो 1/8। दोनों को ऐसे कितना आएगा 8, 4 के पार्ट में 2 आ रहे तो यहाँ 2 की गुणा कर देंगे और 8 है ना 8, तो जाएगा 3/8। तो 1/ca, तो ca का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 8/3। यानी कि हमने ये वाला पद भी सोल्व कर लिया। इस पूरे जो सोल्व करके निकल गया वो कितना है 8/3। अब ca का मान निकल के आ गया और ये वाला मान हमने निकाल लिया और ये दे रखा है, इसे मान लेंगे हम c7। अब हम क्या करेंगे, c डबल डैश c7 और ca का जो मान निकल का है इन्हें हम जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में। इस पूरे परिपथ की धारिता निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ca कोमा c डबल डैश व c7 को श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं, उसकी हमने धारिता मान ली CAB। CAB का मतलब है कि हमें A और B की भी तुल्य धारिता निकालनी है, CAB करके लिख लेंगे। अब 1/CAB बराबर 1/CA प्लस 1/C डबल डैश और प्लस 1/C7। तो CA का जो मान कितना आया वो 8/3 आया है, तो हम लिख लेंगे 1/8/3 प्लस C डबल डैश का जो मान निकल गया वो है 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। और C7 का जो मान है वो कितना है 1, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 3/8 प्लस 1/8 प्लस 1/1। सबका लेस कितना आएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस यहाँ 8 की गुणा कर देंगे 8, तो आएगा 9 और 3 12, 12/8 हो जाएगा। सॉरी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाले जो पद हैं ये गलत जुड़ गए, इन्हें हमें जोड़ना है। क्योंकि ये वाला जो पद निकल गया है वो कितना निकल गया है, ये वाला जो मान निकल गया हमने CA का मान निकाला है, CA का मान कितना हो जाएगा 8/3, ये CA का मान 8/3 हो जाएगा। अब ये वाला पद और ये वाला पद हमें जोड़ना पड़ेगा कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। पहले हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, वो मिस्टेक हो गया था। तो इसे हम लिखेंगे, इसको हम यही रोक लेंगे CA को, तो यहाँ लिखेंगे C डबल डैश व C7, ये C7 है, इसको हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमने इसका जो तुल्य धारिता माननी है वो मान ली हमने कि CB है, CB। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का, तो 1/CB बराबर 1/C डबल डैश और प्लस 1/C7।
तो सी डबल डैश का मान कितना है 1/8, तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/1, इसका लैसे कितना आएगा 8, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस 8 ही का ना 8, तो हो जाएगा 9/8, 1/CB। और हम इसका उल्टा कर देंगे तो CB का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा 8/9, 8/9 माइक्रोफैरड। अब CB के साथ हमें क्या करना है, CA को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस पूरे परिपथ की जो है वो तुल्य धारिता निकल कर आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे CA व CB कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। इनकी तुल्य धारिता, इनके हमने तुल्य धारिता मान ली कि C है या CAB है। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे समांतर क्रम का, तो CAB बराबर CA प्लस CB। अब CA का मान कितना है 8/3, तो यहां लिख लेंगे 8/3, और CB का मान कितना है 8/9, तो यहां लिख लेंगे 8/9। दोनों का लैसे कितना आएगा 9। अब 3 के बढ़े में 9 कितनी बार आएगा, 3 बार, तो यहाँ 3 की गुणा कर देंगे तो 3 8 24 और प्लस 8, तो 8 और 4 हो जाएगा 24 और 8 हो जाएगा 32 और 32/9। तो CAB यानी कि जो तुल्य धारिता निकल आएगी परिपथ की Y है 32/9। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में डायग्राम वाले क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें AB के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 200 माइक्रोफैरड का है, ये भी 200 माइक्रोफैरड है, ये 100 है और ये वाला भी क्या है 100 है। इसके हमें निकालनी है तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता के लिए मैंने आपको बताया कि इसकी क्रम देखना है कि कौन से क्रम में ये जुड़े हुए हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में तो क्या होगा, आवेश की मात्रा नहीं बटेगी, तो ये क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम। इसे हम लिख लेंगे C1 और इसे हम लिख लेंगे C2, इसे हम C3 मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम C4। जहां से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वहीं से हम ये मानना शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे C1 और C2 को कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहां हम लिख लेंगे C1 व C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हमने इसकी धारिता मान ली कि क्या है C डैश मान ली हमने। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 1/C डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 200 और प्लस 1/200। तो लैसे कितना आएगा इनका 200 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 200/20, मतलब 200 इससे कट जाएगा 100 बार, तो हो जाएगा 1/100, हो जाएगा 1/C डैश का मान। तो C डैश का मान कितना आएगा 100 माइक्रोफैरड। हमने ये वाला पद सोल्व कर लिया। अब इस वाले पद क्या इसे ले लेंगे श्रेणी क्रम में, वो समांतर क्रम में। तो हो जाएगा C डैश व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। हमने इसकी धारिता मान ली कि C डबल डैश है, यहाँ C डबल डैश लिख लेंगे। अब C डबल डैश बराबर C डैश प्लस C3, तो हो जाएगा 100 और प्लस 100 जुड़ कर हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 1/C डबल डैश का मान। अब इस वाले मान के साथ जो हमारा लास्ट वाला बचा है C4, इसे जोड़ लेंगे समांतर क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे C डबल डैश व C4 की जुड़ा हुआ है समान श्रेणी क्रम में। इसकी हमने धारिता मान ली कि C है, तो यहाँ हम लिख लेंगे C, तो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। C डबल डैश का मान लगा देंगे 1/200 और 1/100, लेस आएगा इसका 200, 1 प्लस यहाँ गुणा हो जाएगी 2 की, तो ये हो जाएगा 1/C बराबर 3/200, तो C बराबर आएगा 200/3। तो इस पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है वो कितनी आई है 200/3। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें भी कोई भी झंझट नहीं है, बस आपको देखना है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। क्वेश्चन आसानी पूर्वक सोल्व कर लोगे एग्जाम में, और एग्जाम में एक नया क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, डायग्राम वाला हो या कोई थ्योरी वाला न्यूमेरिकल हो, अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा।